हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू आवर चैनल एजुकेशनल कॉलम। मैं हूं आपका दोस्त हर्षित। सो गाइज़, हमने अपनी पिछली वीडियो में 16 महाजनपदों के बारे में पढ़ा था। उसी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज हम पढ़ेंगे मगध एम्पायर यानी मगध साम्राज्य के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। सभी 16 महाजनपदों में मगध, कौशल, वत्स और अवंती सबसे ज़्यादा शक्तिशाली महाजनपद माने जाते थे और अपनी राजनीतिक श्रेष्ठता और राज्य के विस्तार के लिए उन्होंने लगभग 100 वर्षों तक युद्ध किया और आखिर में मगध बिंबिसार और अजातशत्रु की अगुवाई में विजयी घोषित हुआ। मगध साम्राज्य 544 ईसा पूर्व से लेकर 322 ईसा पूर्व तक रहा और इसमें कई वंशों ने राज किया। सो गाइज, अब हम पढ़ेंगे उन वंशों के बारे में। जो सबसे प्रथम वंश है वह है हर्यक वंश और जो सबसे प्रथम राजा हैं वह है बिंबिसार, जिन्हें श्रौनिक के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने 544 ईसा पूर्व से लेकर 492 ईसा पूर्व तक राज किया। जनरली वह संस्थापक भी माने जाते हैं हर्यक वंश के। वह अपनी राजधानी राजगीर से राज किया करते थे और वह एक बहुत बड़े अनुयायी थे गौतम बुद्ध के। बिंबिसार ने ही अंग महाजनपद को हराया और अंग को मगध का हिस्सा बनाया था। जीवक नाम का एक फिजिशियन भी हुआ करते थे बिंबिसार के दरबार में। फिजिशियन का मतलब यानी कि एक डॉक्टर और वैद्य। बिंबिसार ने उन्हें गौतम बुद्ध की सेवा के लिए भी उन्हें भेजा था और बिंबिसार के समय में ही एक विदेशी आक्रमण भी हुआ था जो कि ईरानी शासक डेरियस प्रथम ने उत्तर पश्चिमी भारत में 516 ईसा पूर्व में किया था। बाद में बिंबिसार को उन्हीं के ही पुत्र ने उनकी हत्या कर शासन कब्जा लिया। सो गाइज, इसमें से जो क्वेश्चंस बनते हैं कि वह यह बनते हैं कि सबसे प्रथम विदेशी आक्रमण भारत पर किसने किया था, तो वह इसका आंसर है कि ईरानी शासक डेरियस प्रथम ने सबसे प्रथम विदेशी आक्रमण भारत पर किया था। और जीवक किसके फिजिशियन थे यानी डॉक्टर थे, वह बिंबिसार के दरबार में एक फिजिशियन थे। सो गाइज, अब हम पढ़ेंगे अजातशत्रु के बारे में। अजातशत्रु, जिन्हें कुनिक के नाम से भी जाना जाता है, उन्होंने 492 ईसा पूर्व से लेकर 460 ईसा पूर्व तक राज किया। अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर राज्य को कब्जा लिया और पहली बौद्ध सभा भी अजातशत्रु के समय में 483 ईसा पूर्व में राजगृह में हुई थी और महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी की मृत्यु भी अजातशत्रु के ही समय में हुई थी। अजातशत्रु के बाद उन्हीं के पुत्र उदयन ने राजपाट संभाला। उदयन ने 460 ईसा पूर्व से लेकर 440 ईसा पूर्व तक राज किया। उदयन ने अपने पिता अजातशत्रु की हत्या कर शासन को कब्जा लिया और उन्होंने ही पाटलिपुत्र शहर की स्थापना की। उदयन के बाद अनिरुद्ध मुंड और नागदशक नाम के 2 राजाओं ने भी राज किया और नागदशक आखिरी राजा माने जाते हैं हर्यक वंश के, जिनको उन्हीं के ही मंत्री ने मार दिया। उन्हीं के ही मंत्री शिशुनाग ने उनको मार दिया और एक नए वंश की स्थापना की, शिशुनाग वंश की। सो गाइस, अब हम पढ़ेंगे शिशुनाग वंश के बारे में। शिशुनाग वंश जो कि 412 ईसा पूर्व से लेकर 344 ईसा पूर्व तक चला और शिशुनाग को ही संस्थापक माना जाता है शिशुनाग वंश का। शिशुनाग ने अवंती महाजनपद को हराया और उसे मगध का हिस्सा बनाया और शिशुनाग ने अपनी राजधानी को पाटलिपुत्र से वैशाली की ओर शिफ्ट किया। शिशुनाग के बाद उन्हीं के ही पुत्र कालशोक आए और कालशोक ने राजपाट संभाला। कालशोक के समय में ही दूसरी बौद्ध सभा भी आयोजित हुई जो कि 383 बीसी यानी कि 383 ईसा पूर्व में वैशाली में हुई थी और कालशोक ने ही अपनी राजधानी को दोबारा वैशाली से पाटलिपुत्र में शिफ्ट किया। शिशुनाग वंश के बाद आता है नंद वंश। नंद वंश 344 ईसा पूर्व से लेकर 323 ईसा पूर्व तक चला और महापद्मनंद को संस्थापक माना जाता है नंद वंश का। महापद्मनंद ने कलिंग को भी जीता था और वह वहाँ से एक कलिंग जिन की मूर्ति भी लेकर आए थे जो कि भगवान आदिनाथ की एक मूर्ति थी। कलिंग जिन की मूर्ति को वहाँ का प्रतीक माना जाता था और महापद्मनंद ने वहाँ उस मूर्ति को कलिंग से लेकर
मगध में स्थापित किया, जो कि यह भी दर्शाता है कि वह जैन धर्म के बहुत बड़े अनुयायी थे। महापद्मनंद के बाद उन्हीं के 8 पुत्रों ने शासन संभाला और धनानंद आखिरी राजा थे नंद वंश के। धनानंद के समय में ही अलेक्जेंडर यानी कि सिकंदर ने उत्तर पश्चिमी भारत में 326 ईसा पूर्व में आक्रमण किया था, यानी कि ईरानी आक्रमण के बाद भारत में सिकंदर ने आक्रमण किया था। सो गाइज, अब हम पढ़ेंगे सिकंदर के आक्रमण के बारे में, यानी कि अलेक्जेंडर इन्वेजन, जो कि 326 ईसा पूर्व में हुआ था। अलेक्जेंडर राजा थे मैसिडोनिया के। उनकी पिता की मृत्यु के बाद सिकंदर ने राजपाट संभाला। जो इसमें जो गाइस क्वेश्चंस बनते हैं वह यह बनते हैं कि सिकंदर के टीचर का क्या नाम था, यानी कि सिकंदर के शिक्षक का क्या नाम था। तो उनके टीचर का नाम था एरिस्टोटल, जिन्हें अरस्तु भी कहा जाता है। और इसमें थोड़ा सा एग्जाम्स में घुमाने के लिए ये क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं कि सिकंदर के गुरु का क्या नाम था, तो वो था प्लाटो। अब इसको और ज़्यादा घुमाने की कोशिश करते हैं एग्ज़ाम्स में, और ये भी पूछ लेते हैं कि प्लाटो के टीचर का क्या नाम था, तो वह था सोक्रेटिस, जिसे सुकरात भी कहा जाता है। और एग्ज़ाम्स में उनके घोड़े का नाम भी पूछ लिया जाता है, जो कि ब्यूसेफेलस था। एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूँ, उनके घोड़े का नाम था ब्यूसेफेलस। सिकंदर भारत में खैबर पास के थ्रू भारत में एंटर हुए थे। खैबर पास एक जगह है, अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान की बाउंड्री पर पड़ता है ये जगह। ये जनरली एक रास्ता है 2 पहाड़ों के बीच में। सिकंदर जब भारत में आए तो सबसे पहले उन्होंने तक्षशिला पर आक्रमण किया। तक्षशिला के राजा उस समय अंबी हुआ करते थे और उन्होंने सिकंदर के सामने घुटने टेक दिए। एक राजा थे पोरस, जो कि राज किया करते थे झेलम और चेनाब नदी के बीच में। उन्होंने सिकंदर के साथ युद्ध लड़ा और उस युद्ध को बैटल ऑफ हाइडेस्पीस और झेलम वॉर के नाम से भी जाना जाता है। तो गाइस, इससे काफ़ी सारे एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि बैटल ऑफ हाइडेस्पीस यानी कि झेलम वॉर किस किस के बीच में लड़ा गया था और कब लड़ा गया था। बैटल ऑफ हाइडेस्पीस जो था वो पोरस और सिकंदर यानी कि अलेक्जेंडर के बीच में 326 ईसा पूर्व में झेलम नदी के किनारे पर लड़ा गया था और इसमें सिकंदर की विजय हुई थी। सिकंदर पोरस से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुआ और उसने पोरस को उसी का राज्य वापस कर दिया। जब वह आगे बढ़ा तो सिकंदर की आर्मी ने ब्यास नदी को पार करने से मना कर दिया। अब इसके पीछे बहुत सारे कारण माने जाते हैं। कुछ का मानना यह है कि सिकंदर की सेना को अपने घर की याद आ रही थी। कुछ का यह मानना है कि वहाँ की जो एनवायरमेंटल कंडीशंस थी वो उनको सूट नहीं कर रही थी। और कुछ यह मानते हैं कि सिकंदर मगध साम्राज्य को देखकर डर गया और वह वापस लौट गया। और अंत में सिकंदर की मृत्यु 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन इराक में हुई, जब वह 33 वर्ष का था। सो गाइस, जो चलिए अब हम सबको एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। हमने शुरुआत की थी मगध साम्राज्य से, जो कि 544 ईसा पूर्व से लेकर 322 ईसा पूर्व तक चला, जिसमें हमने प्रथम वंश हर्यंक वंश के बारे में पढ़ा था। और इसके प्रथम राजा थे बिंबिसार, जिन्हें श्रोणिक के नाम से भी जाना जाता है। उन्हीं के ही दरबार में एक फिजिशियन यानी डॉक्टर थे जीवक। और बिंबिसार के समय में ही ईरानी रूलर डेरियस प्रथम ने भारत में आक्रमण किया था। बाद में बिंबिसार की हत्या उन्हीं के पुत्र अजातशत्रु ने की और शासन कब्जा लिया। अजातशत्रु के समय में ही प्रथम बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी और महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी की मृत्यु भी अजातशत्रु के समय में हुई थी। अजातशत्रु के बाद उन्हीं के पुत्र उदयन ने उनकी मृत्यु करके शासन कब्जा लिया और पाटलिपुत्र शहर की स्थापना की। और नाग दशक आखिरी राजा माने जाते हैं हर्यंक वंश के, जिनको उन्हीं के ही मंत्री शिशुनाग ने हत्या कर एक नए वंश की स्थापना की, शिशुनाग वंश की। शिशुनाग ने अपनी राजधानी को पाटलिपुत्र से वैशाली की ओर शिफ्ट किया। और बाद में शिशुनाग के बाद उन्हीं के ही पुत्र कालाशोक के समय में दूसरी बौद्ध सभा भी हुई। कालाशोक के बाद शिशुनाग वंश के बाद आता है नंद वंश, जो कि आखिरी वंश माना जाता है मगध साम्राज्य का, जिसके संस्थापक महापद्मनंद थे। और धनानंद आखिरी राजा माने जाते हैं। धनानंद के समय में ही सिकंदर ने
उत्तर पश्चिमी भारत में हमला करा था। अब हम पढ़ते हैं सिकंदर के हमले के बारे में। सिकंदर राजा था मैसिडोनिया का और सिकंदर ने बैटल ऑफ हाइडेस्पीस यानी कि झेलम वॉर लड़ा था 326 ईसा पूर्व में, और वह फिर बाद में वापस लौट गया था। और आखिर में सिकंदर की मृत्यु 323 ईसा पूर्व बेबीलोन इराक में हुई 33 वर्ष की आयु में। सो इसमें गाइस जनरली ये क्वेश्चन भी बनते हैं कि सिकंदर की मृत्यु कितने वर्ष की आयु में हुई थी? वह 33 वर्ष की आयु में हुई थी। किधर हुई थी? बेबीलोन इराक में हुई थी। सो गाइज आज की वीडियो में इतना ही। यदि वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ध्यान रखिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए जो कि कॉम्पिटिशन्स की तैयारी कर रहे हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।